हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट 2 है वो किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की। ठीक है, नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है पार्ट 2। और ये पार्ट 2 जो है इंक्लूड करता है आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है, हम इसमें पर आर्टिकल बाय आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए जो पार्ट 2 है ये क्राइटेरिया कब आया आपका? 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। और जो सिटीजनशिप है ये बेसिकली किस पर बेस्ड है? कैनेडियन मॉडल पे। कैनेडियन, ये पूछ लेते हैं कई बार कि किस मॉडल पर बेस्ड है कोई चीज़, तो ये क्या है? कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। ठीक, तो देखिए सिटीजन जो है आपके वो दो टाइप के हुए एक तरीके से, है ना। तो एक होता है आपका जो लोग हैं, बेसिकली हम जैसे जनता है, पब्लिक है, जो लोग जो है, एक क्या हुए आपके सिटीजन्स। ठीक है, जो भारत के सिटीजन्स हैं। दूसरे क्या हुए? एलियन। एलियन मतलब जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, रिसाइडिंग इंडियन, ठीक, जो फॉरेनर्स हैं। ठीक, अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सिटीजन्स हैं आपके, उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उनमें से कुछ आर्टिकल्स का स्पेशल अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सिर्फ सिटीजन्स ही रख सकते हैं उन राइट्स को। तो देखिए उनका एक नंबर है, नंबर सीक्वेंस, वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये। तो वो है आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 20 एंड 29 एंड 30। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ अवेलेबल है या यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल किए जा सकते हैं सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडियंस के लिए। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा सिर्फ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात कर रहे थे एलियन या एनआरआईज। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है फ्रेंडली जो आपके मित्र एनआरआईज हैं, और दूसरे एनिमी, है ना, जो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं या चाइना से आए हैं। ठीक, इनको क्या हम एनिमी एनआरआई, ये एनिमी एलियंस कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंडली जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज से हैं। ठीक है, जैसे फ्रांस से आया है कोई, यूएस से आया है, ये फ्रेंडली सिटीजन्स हैं आपके। ठीक, तो जो आपके एलियन वाला जो इलाका है, एलियन वाले जो सिटीजन्स हैं और स्पेशली जो एनिमीज हैं, ये लोग बाकी सब तो कंसिडर कर सकते हैं, इनको जो है कोई भी फंडामेंटल राइट्स ये वाले तो रहते ही नहीं है। साथ में जो आर्टिकल 22 है वो हम देखेंगे अभी क्या होता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 के तहत भी ये लोग कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है, ये स्पेशली है कि 22 आर्टिकल जो है वो एलियंस के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो एक छोटा सा फैक्ट था। फिर हम बात करते हैं अब जो है सिटीजन्स जो हैं हमारे, ठीक, वो कैसे बनते हैं, है ना। देखो सिटीजन्स जो है इनका प्रोविज़न, तो चलिए हम इसमें अब बात करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 के बारे में। हमने 4 तक बात कर ली, आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो क्या हो सकता है, उसको डोमिसाइल या नागरिकता मिल सकती है। डोमिसाइल या नागरिकता मिल सकती है, डोमिसाइल कह लें या नागरिकता कह लें या सिटीजनशिप कह लें, एक ही चीज़ है, वो मिल सकती है कंट्री की। वो उसके लिए उसको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी है, और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि वो भारत में जन्मा हो, ठीक है, पैदा हुआ हो भारत में, या उसके आइदर पेरेंट्स, मदर या फादर भारत में जन्म हुआ हो उनका, ठीक है, या फिर कहता है कि वो एक आम नागरिक था बिफोर 5 ईयर्स। देखिए एक डेट है 26 जनवरी 1950। इस डेट से पहले कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक था, इंडियन सिटीजन था, ठीक है, इस डेट से पहले 5 साल तक, ठीक है, इस डेट से बिफोर अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल तक अगर जो वो भारत का नागरिक था तो वो क्या है आपका भारत का नागरिक या सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 5 के पास
कौन सी कंडीशन है? 3 कंडीशंस, बाय बर्थ होना चाहिए या उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, या फिर 26 जनवरी नहीं है ये डेट, हाँ सॉरी 26 जनवरी है, ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 से पहले अप टू कम से कम अप टू 5 साल, है ना, मतलब ये कह लीजिए 1945 से 1950 तक अगर जो वो भारत का नागरिक था, रहा रहता था भारत में, ठीक है, तो वो क्या है आपका इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 5। क्लियर? अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 6 है, ठीक है, देखिए जो आर्टिकल 6 है वो क्या कहता है कि पर्सन, वो लोग, पर्सन या पीपल, है ना, वो लोग जो माइग्रेट हुए, कहाँ से माइग्रेट हुए? पाकिस्तान से, ठीक है, उनके बारे में ये बात करता है आर्टिकल नंबर 6। इसके बारे में पाकिस्तान से जो आए और गए लोग उनके बारे में ये बात करता है। वो उसके लिए 2 कंडीशंस की बात करता है। ठीक, तो पहली कंडीशन उसमें है कि अगर जो वो लोग 19 जुलाई 1948, ठीक है, ये ईयर, ठीक है, अगर जो वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से भारत आ गए इस तारीख से पहले, ठीक है, बिफोर, इस डेट से पहले, समझ में आ रहा है? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर जो पाकिस्तान से लोग इंडिया आ गए तो वो क्या हो गए? आपके ऑर्डिनरी सिटीजन्स बन गए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है इसी का कि अगर जो ये लोग माइग्रेट हुए ऑन और आफ्टर कौन सी डेट? यही डेट, सेम डेट, 19 जुलाई 1948, इस डेट को या इसके बाद वो लोग अगर जो माइग्रेट होकर भारत आए तो वो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, और साथ में 6 महीने 6 मंथ उन्हें भारत में रहना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद वो सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत की। ठीक है, देखिए आपका आर्टिकल 6 क्या कह रहा था? आर्टिकल 6 कह रहा था उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए भारत, कब? उसके लिए 2 डेट्स, डेट जो एक डेट है स्पेसिफाई की गई 19 जुलाई 1948। ठीक है, इस डेट के पहले अगर जो आ गए तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो गए। इस डेट को और इसके बाद अगर जो आए तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा और 6 महीने तक उन्हें भारत में रहना होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी आपकी आर्टिकल नंबर 6 की। चलिए फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7, है ना। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है? इसमें भी एक डेट है इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि 1 मार्च 1947 आज़ादी से पहले, है ना, कि जो लोग भारत में थे, भारत में रह रहे थे, पाकिस्तान चले गए, भारत में थे, इंडिया में थे, ठीक है, फिर क्या चले गए? पाकिस्तान चले गए और फिर वो वापस आए अगर जो, ठीक है, फिर वो इंडिया अगर जो वापस आते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को और 6 महीने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक ये डेट इंपॉर्टेंट आती है आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? जो सिटीजन है आपका, ठीक, वो आपकी क्या है? देखिए सिटीजन विल, इसमें क्या कहता है कि जो सिटीजन है आपका, सिटीजनशिप जो है आपकी विल बी टेकन if he acquire membership of any फॉरेन कंट्री, फॉरेन नेशन, है ना। देखिए आर्टिकल 9 जो है कहता है कि अगर जो आपने भारत के नागरिकता रहते हुए अगर जो किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी जो नागरिकता है उसे क्या कर दिया जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात करी जाती है आर्टिकल नंबर 9 में। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर
10 की, ठीक है, आर्टिकल नंबर 10, 9 के बाद आ गया आपका आर्टिकल नंबर 10, ठीक है। अब जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, इस पे जो लॉज बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? पार्लियामेंट को, ठीक है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर को कोई अधिकार नहीं है सिटीजनशिप के मामले में दखल देने का। ये अकेला राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। फिर है जो आपका आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि जो है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट वो एक्वायर भी कर सकती है, एक्वायर मतलब सिटीजनशिप दे भी सकती है और टर्मिनेट भी कर सकती है किसी भी क्लॉज के तहत किसी भी नागरिक की, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर नागरिक की नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 10 और 11 जो है वो पार्लियामेंट्री पावर्स के बारे में बात करता है, जो कि सिटीजनशिप के से रिलेशन रखती है, ठीक है। इसमें एक देखिए, इसमें एक आर्टिकल रह गया था आपका, जो था आपका आर्टिकल नंबर 8, है ना, छूट गया था। तो आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 कहता है कि उन सिटीजन्स के बारे में जो इंडियन सिटीजन तो हैं बट कहाँ फॉरेन में वर्क कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करता है ये, ठीक है। आर्टिकल 8 नंबर उन प्रवासी भारतीयों के बारे में बात करता है जो इंडियन सिटीजन्स हैं बट किसी काम की वजह से या गवर्नमेंट के डिप्लॉयमेंट की वजह से वो कहाँ है? किसी फॉरेन कंट्री में प्रेजेंटली पिछले काफ़ी टाइम से वहीं पर है ना। तो ये उनके अधिकारों के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 8, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए आपके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल नंबर 5 to 11 आपका क्या था? सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से अब तक इसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुके। तो थोड़ा सा ईयर्स को देख लेते हैं। अमेंडमेंट ईयर्स जो थे वो था, सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ 1995 में, उसके बाद 57 में हुआ अमेंडमेंट, फिर काफ़ी टाइम के बाद 85, 86, फिर 2003 में, 2005 में, और फिर 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है। तो क्या नागरिकता का जो लॉ है, रूल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस इन ईयर्स में किए गए, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट है आपका, ठीक, तो उसके तहत नागरिकता कैसे कैसे मिलती है, ली जाती है, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट जो है आपका, इसके तहत 6 तरीकों से, ठीक है, जो सिटीजनशिप है वो एक्वायर की जा सकती है कंट्री में। तो देखिए, सबसे पहले है आपकी बर्थ, बाय बर्थ हो आप, ठीक। फिर दूसरी बात करती हैं बाय डिसेंट मतलब पूर्वजों के थ्रू, है ना, कि आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे रिलेशन में। हम अभी देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके, ठीक है, आप यहाँ आइए, यहाँ रहिए और रजिस्टर करिए और फिर आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक। फिर एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक। फिर एक है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। इसको भी अभी समझेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? बाय बर्थ, है ना। बाय बर्थ आपको सिटीजन बन रहा है, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो लोग, कौन सी डेट में, डेट हमारी आ रही है यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ठीक है, बॉर्न हुए ऑन और आफ्टर, यहाँ है ऑन और आफ्टर, ठीक। इस डेट में और इसके बाद जो बॉर्न हुए बट बिफोर 1st of जुलाई 1987, ठीक है। इस डेट से लेके इस डेट के बीच में जो लोग पैदा हुए भारत में,
ठीक है, विदाउट कंसेंट विद द पेरेंट्स की वो उनके पेरेंट्स भारतीय हैं या नहीं है, है ना, वो लोग क्या हो गए आपके भारतीय सिटीजन्स बन गए बाय बर्थ। ठीक है, इस ड्यूरेशन में जिन लोगों की बर्थ हुई, भले ही उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या है फॉरेनर रहे हो, बट इस ड्यूरेशन में जो आए वो आपके क्या हो गए सिटीजन्स बन गए। ठीक, फिर क्या हुआ इसी में ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। फिर सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या कहता है कि जो आफ्टर कौन सी डेट, इसमें भी एक आई डेट आपकी 1 जुलाई 1987। ठीक, देखिए यहाँ तक तो बात हो गई 87 की। 87 के बाद जो लोग रहे आफ्टर, वो सिटीजनशिप बने कब, जब सिटीजन बनेंगे भारत के तब जब उनके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ के सिटीजन हो। पेरेंट्स जो हैं वो भारत के इंडिया के सिटीजन्स रहे हों। ठीक, देखिए पहले क्लास में क्या था बर्थ में 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में जो लोग भारत में पैदा हुए वो क्या रह गए आपके भारत के नागरिक बन गए विदाउट कंसिडरिंग वो आपके फॉरेनर्स हैं कि इंडियंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये डेट आई उसके इस डेट के बाद 1 जुलाई 1987 के बाद वो लोग भारत के नागरिक होंगे जिनके पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशंस यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब इसी में फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका कि आफ्टर जो है 3 दिसंबर 2004, ठीक है, इस डेट के बाद वो लोग भारत के सिटीजन्स होंगे जो जो पैदा भी भारत में हुए, बोथ जो बॉर्न भी हुए भारत में और उनके पेरेंट्स भी भारत के ही हैं नागरिक। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या आ गया कि भाई जो पेरेंट्स और जो बच्चा है, ठीक, वो दोनों लोग सभी लोग भारत के नागरिक होने चाहिए, तब ये वाली कंडीशन आ गई। इससे पहले क्या था, पेरेंट्स भारत के नागरिक होंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक हो जाएगा भारत का नागरिक, और उससे पहले क्या था कि वे बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, भले ही पेरेंट्स आपके भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक है, जिन्हें राजदूत कहते हैं ना, विदेशों से जो हमारे यहाँ एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं, चाइल्ड्स जो है वो सिटीजन्स नहीं हैं। ठीक है, वो सिटीजन नहीं होते, भले ही वो इंडिया में बॉर्न हो या ना हो गए हैं, वो इंडिया में बॉर्न हुए तो भी वो नहीं है आपके इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो ये था आपका बाय बर्थ। चलिए फिर हम बात करते हैं, दूसरा था हमारा बाय डिसेंट, है ना। तो बाय डिसेंट क्या होगा कि भाई जो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, चाइल्ड जो है आपका, वो बॉर्न हुआ बाहर विदेश में, फॉरेन में बॉर्न हुआ, ठीक है, अब ये बच्चा भारत का नागरिक कब बन सकता है, इसको बाय रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, विद इन और उसको 1 साल के अंदर भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, देखिए जो बच्चा बाहर पैदा हुआ फॉरेन में, उसके पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं, तो उन पेरेंट्स को बच्चे को रजिस्टर करना पड़ेगा भारत के सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, और इसके लिए भी डेट थी आपकी वही 3/12/2004। ठीक है, इस डेट के बाद जो बच्चे बाहर पैदा हुए विदेशों में, फॉरेन में, उनको अगर जो इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, आपके फॉरेन जो पेरेंट्स है उनमें से कोई एक आपका इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास, तो बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी आफ्टर दिस डेट। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि भाई आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आइदर ऑफ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हो। इसमें क्या है, कोई भी एनआरआई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है,
वो भारत में आकर रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, और 7 ईयर भारत में रहकर, ठीक है, रहकर उसके बाद फिर उसको बाय रजिस्ट्रेशन उसका सिटीजनशिप मिल जाती है उसको, ठीक है। या फिर इसमें एक और क्लॉज है जो हम जनरली देखते हैं, कई बार सुना भी होगा आपने, कि कोई व्यक्ति जो एनआरआई है, एनआरआई व्यक्ति जो फॉरेनर व्यक्ति है, वो किसी इंडियन सिटीजन से मैरिज कर ले, शादी कर लेता है, ठीक, तो जो एनआरआई है वो इंडियन सिटीजन बन जाता है, बाय रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय रजिस्ट्रेशन। फिर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में। फोर्थ आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या होता है, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो रेसिडेंट है, ठीक है, वो इसमें क्या है आपका रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया थ्रू आउट पीरियड ऑफ 12 months, ठीक, बिफोर सॉरी immediately before resident in any country, ठीक है। तो देखिए कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति है, भारत में रह रहा है 12 महीने तक कंटिन्यूअसली, लगभग 1 साल से, ठीक है, किसी और दूसरे देश में रहने से पहले, ठीक है, तो वो क्या है आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो सिटीजनशिप नहीं उसको मिली है, वो क्या है ऑर्डिनरी आम नागरिक है वहाँ का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने 5th पॉइंट की, जो है बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, बात कर रहे थे नेचुरलाइजेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है आपका, ठीक, वो जैसे इंडिया की कंडीशंस हैं सिटीजनशिप की, ठीक है, उसके सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए दूसरे। चलिए फिर हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की। तो नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि जो सिटीजन है, he must be belong to the country where similar provisions is given for the Indian citizens। देखिए जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक, वो अगर जो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनको हमारे जैसे ही सिमिलर प्रोविजंस दिए जाते हैं, ठीक है। जो इंडिया और दूसरे कंट्री की जो सिटीजनशिप एक्वायर करने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है अगर जो, ठीक है, उन नागरिकों के बारे में बात करता है, ठीक। और इस केस में क्या होता है कि अप्लाई कर सकता है वो बाय रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन में। इसमें क्या है, उसे 11 साल रहना पड़ेगा कहाँ, कंट्री में, 11 ईयर्स उसको रिसाइड करना पड़ेगा, ठीक, विद 12 मंथ्स के ड्यूरेशन के साथ, ठीक है। तो जो सिटीजन है, जो जिसको भारत की नागरिकता चाहिए बाय नेचुरलाइजेशन, उसको क्या है 11 साल का टाइम पीरियड उसको इंडिया में रहना होगा, ठीक है। उसके बाद वो थ्रू रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक लास्ट टॉपिक था आपका 6th टॉपिक, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप आती है एक, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, और दूसरी आती है डुअल सिटीजनशिप। दो चीज़ों में पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक। अब देखिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो क्या है, वो कैसे कैसे हो सकती है। इसमें क्या है, लॉस ऑफ रिन्यूकेशन, या फिर आप दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं वॉलंटरी सरेंडर, ठीक है। मतलब आप किसी दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ की नागरिकता आप ले लें, तो भारत की नागरिकता आप स्वयं से छोड़ देते हैं, ठीक। दूसरा क्या है आपका टर्मिनेशन,
ऐसा टर्मिनेशन बेसिकली जब किसी की होता नहीं है कि किसी की नागरिकता छीन ली जाए, बट एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक। और जनरली ये तब होता है कि आपने इंडिया की भी नागरिकता ले रखी है और बाहर के जाके किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर ली है, तो उस केस में आपकी जो भारत की नागरिकता है वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आपसे ले लेती है, ठीक है। फिर आता है बाय डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन, ठीक है। तो डिप्राइवेशन में क्या होता है कि आपने कोई क्या फ्रॉड किया हुआ है, कुछ मिसबिहेव किया हुआ है, ऐसा कोई काम किया हुआ है जिसकी वजह से देश को और सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके तहत भी आपकी नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है। या फिर आप जो है भारत जैसे आप फॉरेनर हैं, आप एनआरआई हैं, है ना, तो एनआरआई होने के बाद फिर आपने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, ठीक। इंडियन सिटीजनशिप के बाद फिर आपके ऊपर कोई केस हो गया और उस केस में, ठीक है, रजिस्टर करने के विदिन 5 साल के अंदर, 5 साल जब आपने किया है उसके बाद उसी ड्यूरेशन में अगर जो आपको 2 साल की सज़ा हो जाती है, आप एनआरआई हैं उस कंडीशन में, ठीक, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे इसमें एक और थर्ड डुअल सिटीजनशिप के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है, इसका जो डिवीजन था। तो उसमें क्या होता है कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं कार्ड होल्डर, उनके बारे में बात करता है, कार्ड होल्डर, ठीक है, जो बाहर रहते हैं आपके भारत के नागरिक, ठीक है, उनके बारे में ये बात करता है, ठीक। इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इन लोगों को जो बाहर रह के काम कर रहे हैं या ओवरसीज वाले लोग हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, इस कैटेगरी वाले लोगों को जो इक्वलिटी इन जॉब्स है, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट है ना, ये उसका राइट इन लोगों को नहीं होता है, ठीक है। और राइट टू वोट भी इन लोगों के पास नहीं होता है, ठीक। और ये लोग जो हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। संवैधानिक पद जो है ये लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सब थे आपके डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमारे कौन से आर्टिकल्स थे। आर्टिकल नंबर इसमें 5 था, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ठीक, फिर आर्टिकल 8 था, फिर 9, 10, 11, है ना। तो ये हमारे पास कितने आर्टिकल्स हो गए, 6 आर्टिकल्स आ गए पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। सो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि सिटीजनशिप के जो सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं, वो किस किस तरीके से हैं। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।